हेलो एवरीवन। वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सीटेट की तैयारी आप सभी के लिए करवा रही हूं और आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई को हो, जिसका प्री एडमिट कार्ड जो है आ चुका है। आप उसी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लिए होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए सीडीपी वाला पोर्शन लेके आई हूँ। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी सब्जेक्ट कोई भी कंटेंट छूटे ना। चलिए देखते हैं आज के इस क्वेश्चन को। 30 क्वेश्चन का सीरीज है, प्रैक्टिस सेट के तौर पे प्रीवियस ईयर में करवा रही हूँ। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बचपन से वयस्कता की परिवर्तन काल का समय कौन सा है। जो चाइल्डहुड होता है इससे एडल्टहुड तक के जो ट्रांजिशन होता है, परिवर्तन होता है, इस टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे। इसे बोलते हैं किशोरावस्था, एडोलेसेंस जिसे बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला, एडोलेसेंस। ये किशोरावस्था में ही बचपन से क्या, जब बचपन वाली चीज़ें होती हैं वो किशोरावस्था में ही चेंज होकर किस में आ जाती हैं, वयस्क बन जाता है बच्चा। ये होता है एडोलेसेंस की एज, यही पूछ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता है। जो मोटर स्किल्स होते हैं इसमें से किसके लिए मोटर स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। मोटर स्किल की ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है, ग्रॉस मोटर स्किल की, जहाँ पे क्या काम होते हैं, बड़े काम होते हैं। जैसे बड़े बड़े काम हो, जहाँ पे चलना हो, दौड़ना हो, छलांग लगाना हो, ये सब क्या होते हैं, बड़े काम होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। और अगर सूक्ष्म कौशल की, ये स्थूल है, स्थूल मतलब बड़ा कौशल। अगर सूक्ष्म कौशल की बात किया जाए, स्थूल पूछा है, मान लीजिए सूक्ष्म भी सकता है, तो ये ऐसी चीज़ों में होता है जिसमें हाथ पैर, हमें फिजिकल जो मूवमेंट होता है वो कम करना पड़े। जैसे हम कोई चीज़ सिल रहे हैं, मान लीजिए हाथों से कुछ भी कर रहे हैं, मान लीजिए हाथ से हम लिख रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, फिगर कोई बना रहे हैं, तो ये होता है सूक्ष्म। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा होगा। ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, ये सूक्ष्म है। पेपर के टुकड़े काटना, चिपकाना, ये भी ये सूक्ष्म है। फिर है सुई में धागा डालना, सूक्ष्म है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, चलना और दौड़ना, क्योंकि ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात किया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। आप ये मत देखा करिए कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, जब तक आप इन चारों ऑप्शंस के बारे में नहीं देखेंगे तब तक प्रीवियस ईयर करने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा नहीं पिछले साल का। जो एग्जाम में जो ये क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगा है ना, उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लीजिए 2019 का पेपर है, ये 19 का नहीं है। मान लीजिए 2019 का कोई पेपर है, उसमें किसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया, तो वो क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा, वो कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। कॉन्सेप्ट से, उसी कॉन्सेप्ट से दूसरा क्वेश्चन बनेगा। इसलिए क्वेश्चन करने का मेन मोटिव ये होता है कि आप उस कॉन्सेप्ट के बारे में जो उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सबको जानिए। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, समाजीकरण की प्रथम संस्था है। जो सोशलाइजेशन होता है इसका प्राइमरी एजेंट कौन सा होता है, परिवार होता है। जो सोशल, अगर द्वितीयक की बात करें तो स्कूल होता है। द्वितीयक जो क्या होता है, स्कूल होता है। ये मीडिया होता है, परिवार होता है, दोस्त होता है, ये सब द्वितीयक में आते हैं। पहले बच्चा कहाँ से सीखेगा, परिवार से ही सीखेगा, इसलिए प्राइमरी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाती हैं। इसमें जो क्वालिटी होंगे क्या होंगे, सजीव के होंगे। ये ऐसी चीज़ें क्या कहलाती हैं, चलिए देखते हैं। जीववादी सोच, बिल्कुल सही है, सजीव से है तो जीववादी सोच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। एनिमिस्टिक जो थिंकिंग होती है वही सजीव के गुण से कनेक्ट होता है। पदानुक्रमित मतलब होता है 1 by 1 करके। केंद्रीकरण मतलब होता है सारी चीज़ें हैं, ये भी सी सब है, सबका एक सेंटर, ये केंद्रीकरण होता है। वर्गीकरण तो आपको पता ही होगा, वर्गीकरण मतलब डिवाइड करना किसी चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाला है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, 4 वर्षीय, ये कथन कारण वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में द्रव्यमान संरक्षण, ये क्या है, द्रव्यमान संरक्षण वाली चीज़ें हैं, देख लीजिए। समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान नहीं रख पाती। द्रव्यमान संरक्षण की चीज़ें किस में आती हैं, मूर्त संक्रियात्मक में, पूर्व संक्रियात्मक में, मूर्त संक्रियात्मक में। द्रव्यमान कन्वेंशनल स्टेज में। मूर्त संक्रिया ये किसने दिया है, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदीगामक, मूर्त संक्रियात्मक, जीन पियाजे ने दिया है। इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन। द्रव्यमान का संरक्षण किस में आता है, मूर्त संक्रियात्मक में। वो ध्यान नहीं रख पा रही है, इसका मतलब क्या है, ये किस में है, पूर्व संक्रियात्मक में है। ये मूर्त में अभी नहीं पहुंची है, पूर्व संक्रियात्मक में है। फिर है, जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन फर्स्ट वाला भी सही है, ये भी सही है। और ये इसकी व्याख्या भी करता है ऑप्शन
सॉरी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। जो द्रव्यमान संरक्षण की चीज़ें होती हैं वो मूल संक्रियात्मक में आती है और ये पूर्व संक्रियात्मक में है क्योंकि उसे ये ध्यान नहीं रख पा रही है इसलिए। और इसको बताया किसने था? जीन पियाजे ने। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, संकेत और अन्य तरीकों द्वारा कोई मतलब साइन है उसके द्वारा बच्चे क्या कर रहे हैं, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, सपोर्ट, हेल्प जिसे बोलते हैं, सपोर्ट का काम कर रहा है, द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना, हेल्प की जो बातें होती है किस में आती है, स्कैफोल्डिंग में आती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, जिसे हिंदी में बोलते हैं पाड़ या ढांचा भी बोलते हैं। तो इसका क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला स्कैफोल्डिंग। इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन हर साल बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द एप्लीकेशन ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी टू चिल्ड्रंस एजुकेशन पर्पस। फिर क्या है, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। जो वाइगोत्स्की दिए थे वो सोशल और कल्चरल वाली चीज़ों को बताए थे, सामाजिक और सांस्कृतिक वाली चीज़ों को बताए थे। ये आपको पता होगा, सामाजिक और सांस्कृतिक कहीं भी हो तो वो किस में आएगा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में आएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक। ये भी क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं इसका कौन सा आंसर होगा। अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है इनका सहयोगात्मक होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, सहयोगात्मक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सहयोगात्मक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वो सामाजिक सांस्कृतिक वाली चीज़ें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है, मतलब सोशलाइजेशन हो रहा है। बच्चा खुद के ऊपर नहीं ध्यान देके किस पे कर रहा है, समाज के ऊपर ध्यान दे रहा है, लोगों के ऊपर ध्यान दे रहा है कि हम अगर मैं ऐसा करूँगा तो इससे सोशल जो समाज में है इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस हिसाब से बच्चा काम कर रहा है, मतलब नैतिकता आ रही है। ये किस में आती है, ये परंपरागत वाले चरणों में आती है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, परंपरागत चरण जिसे बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज। और पूर्व संक्रियात्मक जो होता है इसमें तो बच्चा खुद के बारे में सोचता है, अहम केंद्रीय वाली चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक प्रगतिशील शिक्षा जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है कक्षा इसमें क्या होगा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम हो, इंक्लूसिव एजुकेशन हो, ये क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है। जो बच्चा होता है इसे सेंटर में रखा जाता है, इसी के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। शिक्षा ये विद्यार्थी केंद्रित, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है, क्या है, काउंसलर है, जो क्या देते हैं एक दूसरे को राय देते हैं, सलाह देते हैं, उसे बोलते हैं परामर्शदाता। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उनके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए, जो परामर्श काउंसलर होते हैं उनके पास किस प्रकार के जो है स्किल्स होने चाहिए, किस प्रकार का इंटेलिजेंस होना चाहिए, किसके हिसाब से बताना है, हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से बताना है। चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए, अंतर्वैयक्तिक मतलब वो होता है एक दूसरे से बातचीत कर लेना। अंतर्वैयक्तिक मतलब ये होता है अंतर्वैयक्तिक मतलब खुद से बात करना, खुद के बारे में ज़्यादा जानना। अंतर्वैयक्तिक ये होता है एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, क्योंकि वो परामर्शदाता हेल्प वाली चीज़ें सलाह वाली चीज़ें, एडवाइस वाली चीज़ें कर रही है, तो उसे एक दूसरे के बारे में जानना ज़्यादा जरूरी होगा, इसलिए अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा। ये डिफरेंस दोनों में समझिएगा, अंतर्वैयक्तिक और इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल जो होता है वो उसमें एक दूसरे जुड़ते हैं, लेकिन जो इंटरपर्सनल होता है ये इसमें सेल्फ वाली चीज़ें होती हैं, खुद वाली चीज़ें होती हैं। इसलिए इसका क्या लगाना है, जब एडवाइस वाला कोई काम कर रहा है तो मतलब एक दूसरे के बारे में उसे जानना आवश्यक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम भले ही लग रहा है, एक क्वेश्चन के पीछे आपका जो कॉन्सेप्ट अगर तैयार हो जाएगा ना, आप उस पे अगर दूसरा कोई भी क्वेश्चन उससे घुमा के भी बना तब भी आप उसका सही आंसर लगा लेंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। मैं आपको एनसीएफ 2005 और आरटी 2009 वाला एनईपी 2020 सब पे एक वीडियो में सब पे बताई हूँ, 15 से 20 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा, इससे देखिए क्वेश्चन बनता है और बना भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जो कम्युनिकेशन होता है उसमें उसके लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से हमें बताना है किस टाइम पे, टीचिंग लर्निंग के टाइम पे किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए, बच्चे की मातृभाषा। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, मातृभाषा। बच्चे की मातृभाषा पर ध्यान देना चाहिए। केवल वाली चीज़ें टैग वर्ड आपको मैं पढ़ाई हूँ, देख लीजिएगा। केवल वाली जो चीज़ होती है निगेटिव टैग वर्ड होते हैं, इसलिए ये सारे ऑप्शन गलत हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है,
5 साल की वैशाली ने क्वेश्चन नंबर 12, 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल, ये देखिए केवल शब्द आ गया ना, रूढ़िवादिता स्टीरियोटाइप की चीजें हो रही हैं। मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी गुड़िया ला कर दूंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? माँ क्या है? स्टीरियोटाइप थिंकिंग है माँ की। वो लड़की लड़की में भेदभाव कर रही है, जिसे बोलेंगे क्या? इसे बोलेंगे लिंग रूढ़िवादिता। इसे इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन, जेंडर स्टीरियोटाइप पे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कहीं भी लड़के लड़की में भेदभाव दिखाए तो वो जेंडर स्टीरियोटाइप होता है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना क्या करता है? जो बच्चों को मतलब लेबलाइजेशन कर रहे हैं आप, उन्हें डिवाइड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? चलिए देखते हैं क्या कहलाती हैं। अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा व सुधारित नहीं, बिल्कुल वो बढ़ावा नहीं दे रहा है सीखने को। बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देना, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है। उसके अंदर जो नर्वसनेस होगी और लाचारी होगी, वो सब चीज़ें बच्चे को लेबलाइजेशन करने से आएंगी। आप खुद ही सोचिए, कोई मान लीजिए इंटेलिजेंट बच्चा है, कोई कमज़ोर बच्चा है, कोई वीक है मान लीजिए। इंटेलिजेंट को हम अलग रख दे रहे हैं, वीक को अलग रख दे रहे हैं, तो ये क्या सोचेगा? मैं कमज़ोर हूँ इसलिए मुझे यहाँ रखा गया। तो इस पे तो निगेटिव इफेक्ट आएगा ना, इसलिए ये गलत होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौथा है 14 वाला है, सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? जो कॉन्टिन्यूअस जो असेसमेंट होता है, इवेल्युएशन होता है, उसका क्या मतलब है? समग्र मतलब सब कुछ का मूल्यांकन, और सतत मतलब हमेशा कॉन्टिन्यूअस। सतत का मतलब कॉन्टिन्यूअस, और समग्र मतलब कोई भी एरिया छोड़ना नहीं है। जैसे स्पोर्ट हो गया, सोशलाइजेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, और ये टेक्स्ट बुक वाली चीज़ें होंगी, सबका मूल्यांकन। चलिए देखते हैं ये क्या, इसके क्या मतलब होते हैं। इस विद्यार्थियों के एक दूसरे की तुलना करना, कंपैरिजन नहीं होता है, ये गलत है। बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को, बिल्कुल सही है। अभी मैं बताई ना, सभी पहलुओं पे ध्यान देना है, कोई भी चीज़ें छोड़नी नहीं है, इसलिए सेकंड वाला सही हो जाएगा। ये देखिए केवल नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए गलत है। फिर है साल के अंत में बच्चों, जब जो चीज़ साल के अंत में एक बार बोली जाती है वो चीज़ें गलत होती हैं। पदोन्नत, ये भी देखिए नेगेटिव टैग वर्ड है। टैग वर्ड पे जैसे मैं वीडियो बनाई हूँ, इसी टाइम पे आप टैग वर्ड भी समझ लीजिए। देखिए अगर कि मैं बोली थी उसमें केवल नेगेटिव टैग वर्ड है, ये पॉजिटिव क्वेश्चन था कि बच्चों के सतत मूल्यांकन जो है ये पॉजिटिव क्वेश्चन है। इसमें टैग वर्ड नेगेटिव था, केवल काट दिए। ये देखिए पदोन्नति नेगेटिव था, काट दिए। और एक तुलना नेगेटिव है, काट दिए। देखिए पॉजिटिव वाला सही हो गया। ऐसे ही टैग वर्ड इंप्लीमेंट करके भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, इससे शिक्षक को किस प्रकार के मूल्यांकन में मदद मिलेगी? जो प्रभावी शिक्षक इफेक्टिव जो है टीचर है, वो कक्षा में क्या कर रहा है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अक्सर जांच वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, मतलब जो जांच वाले प्रश्न होते हैं उनका उपयोग कर रहे हैं। इनसे मूल्यांकन में किस प्रकार की मदद मिलेगी? चलिए देखते हैं किस प्रकार की मदद मिलेगी। योगात्मक मूल्यांकन नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। संरचनात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन 15 का सेकंड हो जाएगा। इंग्लिश वाला देख लीजिए, इसका क्या था? फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो टीचिंग लर्निंग के टाइम पे, टीचिंग लर्निंग के टाइम पे हो। और समेटिव असेसमेंट वो होता है जो क्या हो? साल के एंड में हो, वो होता है समेटिव। समेटिव मतलब सब कुछ समाहित कर लो, लास्ट में हो। और ऐसे ही याद कर लीजिएगा लिंक करके। और फॉर्मेटिव का मतलब वो होता है उसी टाइम पे जब पढ़ा रहे हैं, उसी बीच बीच में जो असेसमेंट होता है उसे बोलते हैं फॉर्मेटिव। याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अक्सर बोल रहा है। तो कब मूल्यांकन हो रहा है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ही, लास्ट में नहीं बोल रहा। अगर लास्ट में बोलता तो योगात्मक हो जाता। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के जब दौरान हो रहा है तो ये रचनात्मक। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट आप जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हूबहू नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट भी आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में, समावेशी कक्षा वो होता है जिसमें हम इंटेलिजेंट बच्चे, वीक बच्चे, बदमाश बच्चे, शांत बच्चे, सबको लेके चलते हैं। जो डिसेबल बच्चे हैं उनको भी हम लेके चलते हैं, वो समावेशी कक्षा होता है। चलिए देखते हैं, शिक्षक की शिक्षिका की क्या भूमिका होती है, उसमें क्या रोल होगा टीचर का, इसको चलिए देखते हैं। क्या है? बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना, उनका ख़्याल करना, बिल्कुल सही है। जो बच्चों के हित में हो ना, जो ऑप्शन, वो ऑप्शन अक्सर सही हो जाता है, यही टैग वर्ड में बताया जाता है। केवल देखिए नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता की जहाँ एबिलिटी आ जाए, वो नेगेटिव टैग वर्ड है। खास ज़रूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना, सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाएँ, अलगाव भी नेगेटिव टैग वर्ड है। टैग वर्ड जो पढ़ाते हैं लोग डायरेक्ट बता देते हैं, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते कि हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है। देखिए मैं इसी टाइम बता दे रही हूँ आपको, केवल नेगेटिव टैग वर्ड था, इसलिए पॉजिटिव क्वेश्चन था, इसलिए ये गलत हो गया ऑप्शन। और ये थर्ड वाला, ये पॉजिटिव क्वेश्चन था क्षमता के आधार पे, ये नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए गलत हो गया। अलगाव नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि बच्चे के हित में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है।
विविध समूह के विद्यार्थियों की शिक्षा के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? जो डाइवर्सिटी वाले स्टूडेंट होते हैं, विविध समूह वाले, अलग-अलग ग्रुप वाले, वेरिएशन वाली चीज़ें इसमें आ रही हैं। अलग-अलग ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं उनको जब उनको टीचिंग लर्निंग उनका प्रोसेस चल रहा है तो उस टाइम टीचर को क्या ध्यान देना चाहिए? हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला तो सही लग रहा है। फिर देखते हैं, नेक्स्ट है सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, ये गलत है। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, ये भी सही है। अप्रत्यक्ष निर्देश देना, ये गलत है। ये सही है, ये सही है, ये गलत है। अप्रत्यक्ष निर्देश, अप्रत्यक्ष मतलब होता है जो चीज़ें इमेजिनेशन वाली चीज़ें। मान लो हम बता दिए कि हाँ ट्री ऐसे होता है, हम दिखाए नहीं ट्री को। ट्री को हम दिखाए नहीं, बस बता दिए कि इमेजिन कर लो ट्री ऐसे-ऐसे, ऐसे बता के बना के बता दी, ये ऐसे होता है। तो ये होती हैं अप्रत्यक्ष चीज़ें। प्रत्यक्ष चीज़ें होती हैं मैं जो आँखों के सामने हमें दिखे वो प्रत्यक्ष होती हैं। तो पहला सही है, थर्ड वाला सही है। फिर विद्यार्थियों को स्वायत्ता व लचीलापन देना, बिल्कुल जो बच्चे होते हैं इनके लिए फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, हर चीज़ें फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड और ये फिफ्थ वाला किसमें है? फर्स्ट ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ पे भी अप्रत्यक्ष चीज़ें दे दें वो नेगेटिव है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जहाँ पे भी टैग वर्ड आपको आएगा मैं बता दूँगी, ताकि आप टैग वर्ड जो डायरेक्ट वन वर्ड में पढ़ लेते हैं कि केवल भी, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है। विस्तार करना, अधिगम में लचीलापन, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, ताकि आप इसी टाइम देख भी लें कैसे टैग वर्ड पहचानना है। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है की विशिष्ट ज़रूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या दृष्टिबाधिता मतलब जिसे क्या देखने में दिक्कत है। जो देखने में जिसको दिक्कत होती है उसे किस लिपि से पढ़ाते हैं? ब्रेल लिपि से। कभी कभी पूछा जाता है, ब्रेल लिपि से पढ़ाते हैं जिसको देखने में दिक्कत होती है, ठीक है? उनके लिए ब्रेल लिपि आता है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? विविध तरह के दृश्यिक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। जब उसे देखने से ही दिक्कत है तो दृश्यिक क्या होना चाहिए? फिर कई प्रकार की स्पर्शनीय हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। जो हस्तकौशल वाली चीज़ें हैं और अ देखने वाली चीज़ें हैं उन पे क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। स्पर्शनीय मतलब जिसको छू के वो कर सके। चलिए मैं इंग्लिश वाला देख लेते हैं। यूज़ ए वैरायटी ऑफ टेक्टाइल एंड मैनिपुलेटिव एंड मटेरियल्स, ये हो गया। जो देखने जिसको हम छू सकें, टच करने वाली जो मटेरियल है, क्योंकि वो अंधा है, वो उसे दिख तो रहा ही नहीं है। छूने वाली मटेरियल और कैसे कैसे वाले? हस्तकौशल वाले, जिसको हाथ से वो देख सके, स्किल्ड वाले, ठीक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपकी बार? 19 है। सामाजिक अंतःक्रिया जो सोशल इंटरेक्शन होता है और क्या होता है मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? जो सामाजिक अंतःक्रिया होता है, मौखिक संप्रेषण, इसमें कौन-सी चुनौतियाँ आती हैं? ये चलिए देखते हैं। में चुनौती, अगर इसमें किसी को दिक्कत है, किस चीज़ से ये रिलेटेड है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वलीनता होती है। अगर कोई सोशल इंटरेक्शन में मतलब उसको चुनौती का काम लग रहा है, उसको कठिन काम लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो सोशल में, समाज में वो अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं कर पा रहा, मतलब वो खुद में लीन है, वो समाज में उतना ध्यान नहीं देता है। और मौखिक संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन, बातचीत करना, अपनी बातों अपनी जो बातें होते हैं, अपने जो थॉट्स होते हैं, वो किसी के सामने प्रेज़ेंट करना, ये होता है मौखिक संप्रेषण होता है। इसमें भी वो अगर ये भी उसे चुनौती लग रही है, तो वो स्वालीनता मतलब अपने आप में ही वो बिज़ी रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी पट्टी देकर कहती है, जो डिफरेंट कलर्स के चिकनी पट्टी हैं उनको दे के, चिकनी मिट्टी, पट्टी नहीं मिट्टी देकर कहती है कि उन्हें उनके मन में जो आता है वो बनाएं। कोई मिट्टी दे दी, वो बोल रही है जो आप लोगों के जो भी मन में आए वो आप बनाइए। इसके माध्यम से वो बच्चों में क्या बढ़ावा देना चाहती है? सृजनात्मकता। ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी मतलब होता है अलग अलग चीज़ें क्रिएट करना, बनाना, तोड़ना फोड़ना, नई चीज़ें फिर बनाना। अगर पढ़ने के बारे में क्रिएटिविटी की बात हो तो मतलब इधर भी सोचना, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग को कई मेथड जहाँ यूज़ हो जाए वो क्रिएटिविटी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? प्रारंभिक मतलब जो अर्ली चाइल्डहुड वाली चीज़ें होते हैं, उनमें जो है किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? शारीरिक कौशल पे, इस पे तो ध्यान देना ही चाहिए। सामाजिक कौशल पे, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। संज्ञानात्मक क्षमता पे, कॉग्निटिव जो एबिलिटी होता है इन पे। संज्ञानात्मक मतलब दिमागी चीज़ें होती हैं, माइंड से रिलेटेड होती है, सोच से, थिंकिंग से। संवेगात्मक मतलब जैसे क्रोध है, ये संवेग है, भय है, संवेग है, प्यार है, ये संवेग है। इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। बच्चे का ये सब चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए और सामाजिक भी होनी चाहिए, समाज में उसे कैसे उठना-बैठना, शारीरिक भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 था अमूर्त तर्क। अभी मैं आपको बताई थी, अमूर्त का मतलब वो होता है इमेजिनेशन वाली चीज़ें जो होती हैं। अप्रत्यक्ष जिसे बोलते हैं, तो ये वाली चीज़ें नहीं ज़रूरी हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसमें है?
ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इसमें सही हो जाएगा 21 का, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कौन सा 22, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना है। जो कंस्ट्रक्टिव जो क्लासरूम होता है इसमें अर्थपूर्ण मतलब मीनिंगफुल लर्निंग क्या कहलाता है, जानकारी के भंडार व उपायोजन से होता है। फिर देखते हैं अन्वेषण व अंतःक्रिया की द्वारा खोज की प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। जो एक्सप्लोरेशन होता है, इंटरेक्शन होता है इनके बाद। अन्वेषण एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है खोज। जैसे कोई प्रोजेक्ट दे दिए, कोई चीज़ दे दिए, इस पे बच्चा खोज के लिए निकले और खोज खोज करते हुए उस पर लिखे, वो होता है अन्वेषण। अंतःक्रिया का मतलब होता है एक ए बच्चा एक बी है, ये दोनों आपस में बातचीत करें। इन्वायरमेंट है, हेरिडिटी है, इन्वायरमेंट से हेरिडिटी का लेना, हेरिडिटी से इन्वायरमेंट का सीखना हो, तो ये होता है अंतःक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है, मतलब क्या है, डिसेबल है, किसमें, कॉन्सेप्ट को समझने में डिसेबल है, के साथ मिलकर करती है, इसे उसे इशारे देती हुई यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। मतलब जो बच्ची है उसे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रही, लेकिन शिक्षिका उसे क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, तो क्या होता है ये हेल्प, पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, फर्स्ट वाला हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इसका फोल्डिंग, इसका फोल्डिंग बोलते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके पास 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक संवाद मतलब बातचीत वाली चीजें बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। कोई मान लीजिए डिस्कशन चलना है, ठीक है, डिस्कस करना है, तो इस पे क्या कर रही है, आसपास की चीजों से ले रही है उदाहरण। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है, ये इसको सही व्याख्या कर रहा है। ए आर दोनों सही है, और आर जो है क्या कर रही है, एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा इसका 24 का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। सामाजिक, ये इससे किस चीज़ का संवादात्मक, एक तो डिस्कशन होना है, दूसरे जो आउटर चीज़ें हैं उनको कनेक्ट कर रहा है, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक विकास होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से क्या बच्चे की समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसमें से क्या जो है बाधा उत्पन्न करेगा, समस्या को सही से पहचानना, नहीं ये तो पहचानना जरूरी है। समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, ये बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, फिर वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके, जहाँ पे आ जाए ट्रेडिशनल मेथड, पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना, देख रहे हैं स्थिर रहना, कहीं भी स्थिरता नहीं चाहिए, कठोरता नहीं चाहिए, नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, इसलिए देखिए ये गलत हो गया, क्योंकि बाधा ये ही सही हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कौन बाधा उत्पन्न करेगा, बाधा कौन उत्पन्न करेगा, जहाँ स्थिरता होगी, जहाँ ट्रेडिशनल मेथड पे हर हाल में चलना ही होगा, ये बाधा उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, ये निगेटिव टैग वर्ड है, टैग वर्ड भी देख लीजिएगा, ऐसे करते हैं निगेटिव टैग वर्ड, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन है, बाधा उत्पन्न करेगा पूछ रहा है, इसलिए निगेटिव टैग वर्ड वाले सही हो गए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों व त्रुटियों शिक्षक व शिक्षार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं, बिल्कुल सही है। अगर कोई स्टूडेंट है वो गलतियां कोई एरर कर रहा है, तो इससे स्टूडेंट की ही मतलब कमजोरियां या असफलता नहीं दिखाएंगी, ये भी दिखाएंगे कि जो टीचर के अंदर भी टीचर भी असफल हुआ है। वो क्यों हुआ है, क्योंकि उसका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस था वो परफेक्ट नहीं होगा, इसीलिए बच्चा असफल हुआ है। बच्चे में खुद की सोचने की क्षमता नहीं होती, ये गलत है। बच्चे की बुराई नहीं करनी है, उसमें क्षमता नहीं होती, ये गलत है। आर गलत है, किसमें है, ए सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इसका सही हो जाएगा कि आर सही है और ए गलत है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। फिर देखते हैं, अच्छा इसको पूरा नहीं पढ़े, ये देखिए सीखने के लिए बच्चे में खुद को सीखने की समझ, ये तो सेकंड वाला है ना, फर्स्ट वाला देख लेते हैं। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है, बिल्कुल सही है ये, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है, इसमें कौन सा भाव नहीं है, भाव मतलब क्या होता है, इमोशन, स्मृति भाव है, स्मृति भाव नहीं है, क्योंकि इसे हम जिस चीज़ों पे हमारा जोर होता है ना, हम जोर देके जो चीज़ें करते हैं, स्मृति में क्या करते हैं, अपना अपना जोर लगा के हम याद रखते हैं। स्मृति मतलब याद रखना, क्रोध पे जोर नहीं होता, प्यार पे ये भी नहीं होता, ये सब चीज़ें अंदर की चीज़ें हैं, भय पे भी नहीं होता। तो इसका बोल रहा है निगेटिव पूछ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, स्मृति, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है,
प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? जो प्राथमिक मतलब कोई प्राइमरी लेवल की शिक्षिका टीचर है, वो अपने विद्यार्थियों का आंतरिक मतलब क्या है? इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक मोटिवेशन देना है बच्चे को। इसको बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं? हर विद्यार्थी को एक प्रयास की प्रशंसा करके नहीं, अवांछनीय व्यवहार पे दंडित करके, ये भी गलत है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, ये गलत है। बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति, बिल्कुल, जब बच्चा खुद से आनंद की अनुभूति उत्पन्न करेगा, क्योंकि ये जो आंतरिक प्रेरणा, ये हम दे के नहीं, जान के नहीं कर सकते, कि जोर लगा के नहीं किया जा सकता ये दबाव से नहीं होता, ये बच्चे के अंदर से, अंदर की चीज़ें हैं, वो अंदर से उत्पन्न होती हैं। तो बच्चा अगर एंजॉय लेते हुए पढ़ेगा, तो अंदर से अंदर की चीज़ें हैं, आंतरिक प्रेरणा ज़रूर आएगा। और आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ, जो आंतरिक प्रेरणा मान लीजिए हो गया, एक बाह्य प्रेरणा हो गया, एक्सट्रिंसिक जिसे बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। ये जो होता है, ये नेगेटिव टैग वर्ड होता है। ये चीज़ बच्चे को नहीं करना, ये गलत होता है। जिस ऑप्शन में दिखे नेगेटिव टैग वर्ड है, काट दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक विकास, जो फिजिकल और मेंटल, ये क्या है? लर्निंग है। ये क्या करता है? को प्रभावित करता है? नहीं, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम, हाँ, ये देखिए, यहाँ से कॉमा लगा होना चाहिए। जो बच्चे का समग्र शारीरिक, बच्चे का जो फिजिकल होता है और जो मेंटल वाली चीज़ें, क्या ये लर्निंग को प्रभावित करती हैं या नहीं करती? बाधा डालती है, क्या करती हैं? को प्रभावित नहीं करता, ये तो गलत है, प्रभावित करती ही होंगी। फिर में बाधा डालती हैं, से संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। को सुसाधित करती हैं। चलिए देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही होगा। से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। सुसाधित करता है, ये इफेक्ट करेगा। अगर बच्चा कोई बीमार है, तो उसका जो लर्निंग प्रोसेस है, वो भी, उस पर भी इफेक्ट आएगा। और शारीरिक विकास जो होता है, वो भी इफेक्ट करता है। बच्चा कमजोर है, तो जो अधिगम वाले प्रोसेस है, उस पर इफेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला इसका सही हो जाएगा। फिर बस इतने ही क्वेश्चन थे। ये कौन है? कौन सा क्वेश्चन था? अभी 29 हुआ ना, 30। चलिए देखते हैं 30 वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बचा है। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए। जो रूही है, वो मान रही है कि उसने पढ़ाई अच्छे से नहीं किया, इसलिए उसके नंबर अच्छे नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में और अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी और अच्छा मार्क्स ला सकती थी। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? पर्यावरणीय कारक को? नहीं। योग्यता की कमी, बिल्कुल, वो खुद को ही ब्लेम कर रही है कि मैंने पढ़ा नहीं, मेरे अंदर वो उतनी एबिलिटी नहीं आई, इसलिए मेरे मार्क्स कम आए। अगर मैं और पढ़ती, तो मेरे मार्क्स अधिक आ सकते थे। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका सही हो जाएगा। योग्यता की कमी नहीं, कोशिश की कमी उसने बोल रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये गलत हो गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, कोशिश की कमी। वो अपने मतलब खुद को ही ब्लेम कर रही है कि मैंने कोशिश नहीं किया। अगर मैं और भी कोशिश करती और हार्ड वर्क करती, तो मेरा और अच्छा जो मार्क्स है, वो आ सकता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, कोशिश की कमी। उसने लैक ऑफ एफर्ट वो बता रही है, ये बिल्कुल सही है। अगर आपको पसंद आए, तो सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।